नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, जायद में लगाएं अदरक, अनाज का सुरक्षित भंडारण करें, गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल और उन्नत कृषि यंत्र प्लाऊ। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इस समय गेहूं उपार्जन का काम जोरों पर चल रहा है। किसान अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों पर ले जाकर दे रहे हैं। रबी उपार्जन वर्ष में खरीदी केंद्रों द्वारा रविवार के अवकाश के साथ ही अन्य अवकाश के दिनों में भी खरीदी का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 25 मार्च से भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में शुरू हो गया है। इन जिलों में अब तक समर्थन मूल्य पर 1,59,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से खरीदे गए गेहूं का लगभग 67% सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के एवज में 227 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में किसानों से इस वर्ष 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। गर्मियों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो अप्रैल के मध्य से मई माह तक अदरक लगाया जा सकता है। अदरक के लिए गर्म एवं नम जलवायु काफ़ी उपयुक्त होती है। सबसे पहले खेत की 4-5 जुताई कर खेत में 1 मीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची तथा 3 से 4 मीटर लंबी क्यारियां बनाएं। क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। फिर अदरक के स्वस्थ कंदों के 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से लगाया जाता है। रोपाई से पूर्व प्रकंदों को डायथेन M45 दवा की 3 ग्राम मात्रा का 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 20 मिनट तक डुबाकर उपचारित करें। फिर क्यारियों में 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार व प्रकंदों से प्रकंदों की दूरी रखकर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई करें। अनाज भंडारण से पूर्व सबसे पहले अनाज को कड़ी धूप में सुखा लें। दाना इतना सूख जाए कि जब हम उन्हें दांतों के बीच में दबाएं तो कट की आवाज़ आए। भंडारण पात्र या बोरे में अनाज रखने से पहले उसे खूब सुखा लें। कोठियों की खूब सफाई करें तथा कॉपर सल्फेट युक्त चूने से कोठी की पुताई करें, जिससे अनाज को फफूंद से बचाया जा सके। इसी प्रकार गोदाम की भी पुताई करते समय चूने के 100 लीटर घोल में 1.5 किलो फिटकरी मिलाकर पुताई करें। यह मेलाथियान 50 EC दवा तथा पानी के 1:100 अनुपात का घोल बनाकर 3 लीटर घोल को प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसी प्रकार बीज भंडारण के लिए 5% मेलाथियान चूर्ण या फेनवलरेट चूर्ण को 250 ग्राम प्रति क्विंटल की दर से मिलाएं तथा खाने के अनाज से दूर रखें। गर्मियों में तापमान के बढ़ने के साथ ही मुर्गी पालकों की चिंता भी बढ़ने लगती है। ऐसे में उनकी विशेष देखभाल जरूरी होती है। मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ने पर वे पंख फैलाकर रखती हैं, लगातार चोंच खोलती हैं और बंद करती हैं। उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। ज़्यादा गर्मी होने पर कुछ मुर्गियां बेहोश हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुर्गी पालक मुर्गियों के बाड़े के चारों ओर ठंडे जल का छिड़काव करें। बाड़े की छत के ऊपर घास फूस डलवाएं तथा चारों ओर छत से सटकर कम से कम 10 फीट चौड़े हरे रंग के जालीदार कपड़े का मंडप लगवाएं, जिससे धूप तथा गर्मी तीव्रता कम हो जाए। मुर्गियों के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें। पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर घोलकर प्रभावित करें तथा 10 ग्राम विटामिन C 1000 मुर्गियों के अनुपात पर दें। मुर्गियों के दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे उनका वजन कम न हो। मुर्गियों को सीप चूरा खिलाएं, जिससे कैल्शियम की पूर्ति होती रहे और अंडे का छिलका पतला ना हो। बाड़े में मुर्गियां उतनी ही रखें जितनी सुगमता से रह सकें। और किसान भाइयों, अब एक जानकारी उन्नत कृषि यंत्र प्लाऊ के बारे में। गर्मी में खाली खेतों की गहरी जुताई के लिए प्लाऊ सबसे उपयोगी जुताई यंत्र है। यह यंत्र खेत की मिट्टी को आधा फीट की गहराई तक जाकर मिट्टी को पलटने की क्षमता रखता है, जिससे खेत की मिट्टी में पड़े कीड़ों के अंडे तथा कीट तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं व मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। प्लाऊ की गहरी जुताई से खेत की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जो आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय मौसम की बड़ी आपदा आपको झेलना पड़ रही है और बहुत बड़े इलाके में किसान भाइयों को मौसम के विपरीत प्रभाव के कारण फसलों का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के रूप में सरकार आप तक पहुंच रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है आपको राहत पहुंचाने की। किसान भाइयों, ऐसा ही सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्य इससे पीड़ित हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कार्यक्रम के दौरान किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना व्यक्त की, बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की फसलों के खराब होने पर, और साथ ही ये घोषणा भी की कि जहां 50% नुकसान होने पर अनुदान, मुआवजा या सहायता दी जाती थी, अब केवल 33% क्षति को भी नुकसान के दायरे में रखा जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सहायता पहुंचाई जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सरकार की ये कोशिश है कि आपके आंसू पोंछे जा सकें और कुछ ना कुछ इमदाद ज़रूर पहुंचाई जा सके। लेकिन खेती का काम तो जारी रहता ही है। किसान भाइयों, इस समय जो ग्रीष्म काल में कृषि कार्य करने हैं उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ हैं, जो कि सहायक संचालक कृषि हैं, देवास से आप पधारे हैं। इनसे मिलकर हम जानेंगे ग्रीष्म काल में किए जाने वाले कार्यों के बारे में, विशेष रूप से जल संवर्धन के कार्य। तो सजीव फ़ोन कार्यक्रम है, आप भी हमसे फ़ोन पर जुड़ सकते हैं और नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, उन नंबर्स पर कॉल करेंगे और साथ ही
जो भी समस्याएं खेती की हैं और इस समय जो कृषि कार्य किए जा सकते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समय जबकि फसलें कट चुकी हैं या कटने जा रही हैं, लगभग अवकाश काल हम खेती का कहेंगे, आगे कुछ समय तक किसानों के पास काम करने के लिए फसलों से संबंधित काम तो कम होंगे, ऐसे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर किसानों को फिर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा? श्रीवास्तव, मैं इसके बारे में किसान भाइयों को सर्वप्रथम एक सलाह देना चाहूँगा कि किसान भाई जो अभी फसल काटने के बाद में जो गेहूं के अवशेष खड़े हैं, नलवाई उनको किसान भाई कतई ना जलाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने, नरवाई नहीं जलाना है, लेकिन उसका उपयोग क्या करना है डॉक्टर साहब? हाँ, इसलिए नहीं जलाना चाहिए कि उसमें बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन की दशा बिगड़ चुकी है और यदि हम उसमें जलाएंगे तो उसमें जो जीवांश तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, लाभदायक जीवाणु वो नष्ट हो जाएंगे, जो उर्वरक उसमें डाले हुए वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इन अवशेषों को, जो ये गेहूं के जो नलवाई है, इसको रोटावेटर चला करके हम ज़मीन में इसको एक तो मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारी रिसाइकलिंग हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र सिंह एक हमारे किसान भाई हैं, देवास जिले के ही किसान हैं जहाँ से आप आए हैं, कुछ उनकी समस्या है, उनका समाधान हम कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लीजिए और फिर हमसे बातचीत कीजिए। बोल रहा हूँ चुल्लाई छोटी से। जी जी, हेलो। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। हाँ, धर्मेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ चुल्लाई छोटी से। जी राजपूत जी। हाँ, मेरे को जल संरक्षण के बारे में बलराम ताल बनाना है, उसके लिए क्या करना है? डॉक्टर साहब से प्रश्न करना। बिल्कुल, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करवाएंगे, आप हमारा कार्यक्रम से जुड़े रहें। अभी हम इनसे डॉक्टर साहब से हमने जानना चाहा है कि ग्रीष्मकाल के ऐसे कौन से मोटे मोटे काम हैं जिन पर किसानों को याद रखना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। तो जो अभी नलवाई की बात आपने पहले हाँ, नलवाई जो है उसको ना जलाएं और उसको रोटावेटर से जो है हो सके तो उसको चला करके मिला दें, जिससे कि ज़मीन के अंदर मिक्स भी हो जाएगा और वो सड़ भी जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आता है गहरी जुताई का, क्योंकि अब इसके बाद ही काम हो जाता है। गहरी जुताई करें जिससे कि ज़मीन की मिट्टी की जो है अल्टी पल्टी हो जाए, तो ऊपर के जो खरपतवार है वो नीचे चले जाएंगे, जो उसमें नुकसानदायक कीट है वो गर्मी में जो ऊपर आकर के मर जाएंगे, और दूसरे नीचे के जो तत्व है जो ज़मीन के अंदर है वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ज़मीन की पोरोसिटी भी बढ़ेगी, धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी। तो गहरी जुताई का कार्य किसान भाई जो है अवश्य करें, और वो लगभग 3 साल में एक बार करना चाहिए। तो गहरी जुताई करके ये नलवाई को नीचे जो है हम उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। दूसरा काम, क्योंकि इसके बाद में अब समय आता है कि मिट्टी परीक्षण का, क्योंकि किसान भाइयों को सभी को मिट्टी परीक्षण अपने जो है भूमि के कराना बहुत ही आवश्यक है। यदि मिट्टी परीक्षण हम नहीं कराएंगे तो जो हम साल दर साल एक ही प्रकार के जो तत्वों के जो खाद हम डालते हैं वो बेकार जाते हैं। तो मिट्टी परीक्षण से ज़मीन की कितना उसमें पीएच मान है, चाहे अम्लीय है क्षारीय है, उसका पता लगेगा। दूसरा ये कि उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो तत्व है वो कितनी मात्रा में है, जिससे कि हम उसको संतुलित उर्वरक दे सकें। एक और है कि मेरा किसान भाइयों से एक और निवेदन है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है जांच अवश्य करवाएं। जी डॉक्टर साहब, इसी विषय पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी पन्ना के किसान प्रदीप पटेल जी हमसे जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, जैसे मैं ग्राम बमोरहा से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है, तो बलराम तालाब योजना से अपन सिंचाई कितने हेक्टेयर तक की जा सकती है और इसमें अनुदान क्या कुछ मिलता है, इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, बलराम ताल पर बड़ी डिमांड है डॉक्टर साहब। हाँ, इसका खुलासा करें जरूर। बलराम तालाब जो है एक योजना मध्य प्रदेश शासन की जो है चल रही है। बलराम तालाब में अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग को 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, सामान्य वर्ग को 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें जब कार्य जो शुरू होता है तो आधा काम करने पर जो है 50% अनुदान उसको आधा मूल्यांकन के बाद में, शेष जो है वो अंतिम मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। ये इसका साइज़ है 50 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा जो है इसका जो है एक औसतन एक साइज़ है। बल्कि किसान भाई जो है मेरा निवेदन है कि वो एक योजना के अनुरूप जो है लाभ तो लें, बनाए उसको, वो तो आपको मिलना ही है, मगर सिंचाई के हिसाब से तालाब खोदें, ना कि जो है अनुदान के हिसाब से। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी ज़मीन किसान के पास में है उसके 10वें अगर रकबे में अगर वो तालाब बनाएगा तो उसको जो है वो अपने 10 गुना क्षेत्र में सिंचाई जो कर सकती है। जिस प्रकार से अभी एक जो तालाब बना हुआ दिख रहा है
कि ये देवास जिले में जो तालाब बने हुए हैं, किसानों ने, जो भाइयों ने जो बना करके कीर्तिमान स्थापित किया है, आप देखिए कि उसमें पर्यावरण पे कितना जो है फर्क पड़ा है। उत्पादन के साथ साथ ये अप्रवासी पक्षी जो है आपको देखने को इस तालाब में जो मिल रहे हैं। और जो तालाब बनाने के बाद में जो जल स्तर बढ़ता है, जो पानी भरा हुआ उसका सिंचाई देखो दो प्रकार से करते हैं। एक तो ये ट्रैक्टर माउंटेड जो आपको जो है पाइपलाइन डाल करके लोग कम से कम 500-500 हज़ार फीट तक दूरी तक जो है वो आपको पाइपलाइन गाड़ के ले गए हैं और सिंचाई उससे कर रहे हैं। तो ये किसान को एक जागरूकता है कि ये इसका उपयोग कर। देखिए ये जो छोटा गाड़ी के ऊपर जो हमारा एक जो छोटा इंजन है, जो कि अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से भी जो शासन की योजना है उसमें भी 5 से 10 हज़ार तक के इंजन 10,000 रुपये के अनुदान के ऊपर भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है आप इससे सिंचाई जो है इसको अपने आत्मनिर्भर रहें और एक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है और इसका उपयोग लें। इस प्रकार देखिए ये जल स्तर जो है तालाब बनाने से जो बड़ा हुआ है, जिसको किसान भाई, ये कुआं है, ये निपानिया का एक कुआं है जो दिख रहा है कि इसको भी हमारे देवास जिले का है, जिसको कि किसान भाई आकर के देख रहे हैं कितना जल स्तर तालाबों के उससे बढ़ा हुआ है। अभी स्थिति तो ये आ रही है कि तालाब जो भरता है इससे नीचे जो गहरीकरण हम करते हैं उसमें रिचार्जिंग होता है, तो इसका हमें जो है उपयोग करते हैं। ये जो पानी जो तालाब का दिख रहा है, ये तालाब जो एक्चुअली में इसमें जो जैविक है, जो जीवांश अवशेष जो जितने बह के आते हैं पानी के साथ में वो इसमें एकत्रित होते हैं। और इसकी जो मिट्टी होती है, जब पानी सिंचाई करने के बाद में इसमें जो मिट्टी होगी, ये मिट्टी जो है वो खाद का काम करेगी। देखिए इतना जल स्तर बढ़ रहा है कि अब किसान भाई जो है लोटे से हाथ से जो है लोटे से पानी जो है भर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन किसान भाइयों को ऐसा करना नहीं है कि इस तरह से खतरा लें, क्योंकि पानी उसमें काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो जल स्तर का भरपूर फ़ायदा लें। और हम देख रहे हैं कि तालाब बनने से कुएँ की ये स्थितियाँ हो गई हैं, कुएं अपने आप रिचार्ज हो रहे हैं, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रीवास्तव साहब, मेरा एक और निवेदन है कि जो तालाब जो बने हैं जी, या कुएं में जो पानी भरण हुआ है उसका जुडिशियल यूज, यानी उसका सदुपयोग जो है वो किसान भाई न्यायोचित जो है उसका उपयोग हो। इसके लिए जो है आत्मा योजना अंतर्गत, कृषि विभाग की आत्मा योजना अंतर्गत जो है हमारे देवास जिले के अंदर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है किस प्रकार से स्प्रिंकलर और ड्रिप जो है सिंचाई सिस्टम से जो है उसकी सिंचाई करें और पानी के अपव्यय को उससे बचाया जा सके फ्लड इरिगेशन से। तो ये जो है कृषि महोत्सव के अंतर्गत जो चलाए हुए गांव-गांव में हमारे जितने भी जो है किसान रथ, कृषि क्रांति रथ जो गए थे, उसके माध्यम से किसान भाइयों को बताया गया है कि किस प्रकार से पानी के अपव्यय को जो हो रहा है। देवास में तो आपने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन नीमच में क्या हो रहा है ये हम जानते हैं। दिलीप कुमार जो हैं, ये किसान भाई हैं जो जुड़ चुके हैं हमसे। दिलीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका प्रश्न क्या है? जी जी सर, ये कह रहा था कि गेहूं की जगह हम तिल बो सकते हैं, क्या बो सकते हैं? और अभी भी बारिश हो रही है और इसबगुल की जगह काफी नष्ट हुई है हमारे क्षेत्र में, और अभी भी काफी तेज बारिश हो रही है हमारे क्षेत्र में। और ये पूछना चाहता हूँ मैं कि ये खाद और बीमा भी साथ होता है, तो क्या ये इसका पैसा क्यों नहीं मिलता है? थोड़ा सा प्रश्न और दोहरा दें, क्योंकि आवाज़ आपकी थोड़ी सी मौसम के कारण कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। जी, थोड़ा और स्पष्ट करें। क्या तिल, शायद उन्होंने कहा है तिल बोना चाहते हैं, अभी वहाँ पानी गिर रहा है, और उन्होंने कहा कि क्या गेहूं के स्थान पर तिल बोना उनके लिए लाभदायक होगा? नहीं, तिल का समय तो अभी नहीं, लेकिन अगले सीजन में अगर वो तिल लेना चाहते हैं तो क्या उन्हें तिल लेना चाहिए? नहीं, अगले, क्योंकि वो तिल जो है खरीफ की फसल है जी, है ना, तो खरीफ में उसको जो है आप उसको ले सकते हैं तिल को, लेकिन तो ले सकते हैं। और जहाँ तक एक और तिल आती है, राम तिल भी जो है उसमें लेते हैं, मगर क्योंकि नीमच की ज़मीन एक अच्छी उपजाऊ ज़मीन है तो उसकी बजाय आप अश्वगंधा जो है आप उसमें फसल में मतलब ले सकते हैं मेडिसिनल, क्योंकि नीमच और वो क्षेत्र ऐसा है कि मेडिसिनल का क्षेत्र है, औषधि फसलों का जो क्षेत्र है। क्योंकि मैं मंदसौर में भी रहा हूँ और मैंने देखा तो नीमच के किसानों के पास तो तमाम सारे विकल्प हैं कि वो चाहें तो मुख्य फसलें लें, चाहें तो ऑल्टरनेट फसलें लें, और नहीं तो जो औषधि फसलें हैं उसको लेकर वो लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अगर अभी पानी गिर रहा है तो किसान भाइयों आपके लिए उपयुक्त समय है कि आप मूंग बोले, मूंग की खेती कर सकते हैं, उड़द की खेती आप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही पानी है तो मूंगफली, और ग्रीष्म काल में तो मक्का भी ले सकते हैं। और पशुओं के लिए मक्का ले सकते हैं, कोई समय मतलब ऐसा नहीं, कभी भी राउंड दी और पशुओं के चारे के लिए तो आप कर सकते हैं। यानी विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं किसान भाई, ज़रूर से दिलीप भाई ध्यान दें। अभी हम बात कर रहे थे जल संरक्षण को लेकर, और बलराम ताल की बात आपने कही। अभी जब बरसात शुरू होगी 2-3 महीने बाद, हम लगभग जून के आखिर तक हम मानते हैं कि बरसात शुरू हो जाएगी डॉक्टर साहब,
तो पानी पूरा बचा रहे, खेत का पानी खेत में ही बैठे, इसके लिए हम आपसे उपाय जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं खंडवा, जहाँ के राठौर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। राठौर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? राठौर जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना प्रश्न करें। सौरभ राठौर जी। जी जी सर, ये नरवाई को तो हमने मिला दिया है भूसे में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, ये नरवाई को तो हमने जमीन में मिला दिया रोटावेटर से जी। तो इसका अगली फसल पे क्या असर पड़ेगा? मतलब एक्स्ट्रा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने काम किया है सौरभ जी, बहुत तारीफ की बात है जी। अब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपसे अन्य कृषक भाई भी जो है वो प्रेरणा लेंगे, क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग जो आपने मिला दिया है, और ये जब पानी मिलेगा, इसको जब ये फर्मेंटेशन होगा, जब खाद के रूप में बनेगा, तो इसके जो तत्व हैं, जो जीवांश तत्व हैं, वो ज़मीन मिलेंगे। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, और ज़मीन में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी जी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि आप इसमें आग लगा देते तो इसमें जो उपलब्ध तत्व थे वो ख़त्म हो जाते, नष्ट हो जाते, और उसमें जो ज़मीन में जो हमारा खाद पड़ा हुआ था वो जो नष्ट हो जाता। और इतना महंगा, जो आज महंगाई का दौर है, इतना महंगा 1200 रुपये की आज DAP की बोरी आ रही है ना, तो इतना महंगा यदि खाद ऊपर पड़ा रहेगा और वो नष्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आज हमें एक एक चीज़ को बचाना है। देखिए क्या है कि लो इनपुट टेक्नोलॉजी में जो है कम लागत तकनीक में ये सबसे बड़ा एक कारगर उपाय है। और जीवांश के लिए हमारी ज़मीन में, जिस ज़मीन में जीवांश नहीं है वो ज़मीन जीवित नहीं होती, वो मृत होती है। तो आपने भूमि में को पलट दिया है, तो उसमें एक सिंचाई ज़रूर कर दें, और आप खुद अनुभव करेंगे अगली फसल में आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। महादीप किसान हैं जो सागर से हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे क्या प्रश्न है आपका? जी, जैसे कि आप लोग चर्चा कर रहे हो बलराम तालाब के बारे में, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में खोदा जा सकता है? हाँ, देखिए बलराम तालाब वैसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में अपन खो सकते हैं, मगर जहाँ तक अगर काली मिट्टी है, पीली मिट्टी नीचे अगर आ जाती है तो उसमें पर्कुलेशन रेट कम होता है, उसमें जो रिसन जो है कम होता है, तो भर जाता है। जहाँ तक मुरम की बात है, तो अगर मुरम वाली ज़मीन अगर ऐसी लाइट सॉइल भी तो हुई, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको 1-2 साल के अंदर पानी रिसेगा जाएगा, मगर उसमें सिल्टिंग हो जाएगी और वो पानी जो है उसमें भरने लगा। जिस प्रकार की आपने एक मटके में पानी अपन देते हैं, पीने के लिए रखते हैं, और वो पानी रिसता है, अपन देखते हैं कि 1-2 सीजन के बाद में वो रीढ़ा हो जाता है, उसके अंदर जो छार जो जम जाता है, वो उसके छेद बंद हो जाते हैं, तो पानी तरपना बंद हो जाता है। इसी प्रकार के से जो है ज़मीन के अंदर रिसना बंद हो जाएगा और पानी का भरना वो शुरू हो जाएगा जी। मूल बात यह है कि हमको पानी रोकना है, और इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर साहब पानी मान लीजिए ऐसी मिट्टी है कि जो पानी बैठ रहा है, तो क्या हमें गिट्टी या मुरम या किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग हम कर सकते हैं? देखिए अगर पानी बैठ रहा है, 2 चीज़ है, कहीं से अगर अन्य खेतों की जो मिट्टी है वो अपन उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि वो जो छेद हैं, जो पोरोसिटी है वो बंद हो जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि पॉलीथीन भी अपन जो है उसमें जो है 500 माइक्रोन की जो है वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो पानी जाए नहीं। मगर जहाँ मवेशी, उसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि उसमें मवेशी ना जाए, नहीं तो अगर भैंसें जाएंगी तो वो जो है फट जाएगा, तो उसमें जो है लॉस होगा। तो वो उन कंडीशन में हो सकता है जहाँ अपन सुरक्षा उसको मुहैया करा सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की बन सकता है, मगर सवाल ये आता है कि एक आदमी से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि हम क्लस्टर में बन जाए, एक को देख के दूसरा किसान, दूसरे को तीसरा किसान, इस प्रकार से यदि बनाने लगेंगे, तो अगर ज़मीन में रिश्ता भी है तो एक सीमा तक है। ज़मीन के अंदर जो है जितना जल स्तर बढ़ेगा वो तो और पुण्य का काम है। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब शाहजहाँपुर में क्या हो रहा है। शेर सिंह जी से हम बात करते हैं। शाहजहाँपुर के शेर सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या बात कहना चाहते हैं आप? शेर सिंह जी, आपका प्रश्न हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे देसी गोबर की खाद है, वो अब गेहूं के खेत खाली हो चुके हैं, तो क्या हम उसमें डाल सकते हैं क्या अभी? नहीं, अभी देसी खाद डालने का समय तो नहीं है। समय जो है अब आखिरी बखरनी जब होगी, जब पहली बारिश अगर हो जाती है, उस समय डालेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाभदायक जीवाणु हैं। अगर हम अभी डालेंगे तो अभी तो खैर क्या है कि यदि आपके यहाँ मावट पानी गिर गया है तो मिला सकते हैं, अगर क्योंकि उसमें नमी है, मगर क्योंकि अभी तेज टेम्परेचर काफ़ी होगा और गर्मी होगी, तो वो उससे उसका नष्ट हो जाएगा। वैसे मूल बात यही है कि अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद हो, और अभी ना डालें, क्योंकि गर्मी से पोषक तत्वों का नुकसान होगा। जब भी समय आए, थोड़ा ठंडक का समय और बारिश के आने की जब संभावना हो,
तब आप उसका उपयोग करें। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमने ये भी देखा है कि किसान भाई जब मई के महीने में जब लू चलती है जी। उस समय खेतों में बिखेर देते हैं ये पकी हुई जो गोबर की खाद, और उससे ये होता है कि वो मन समझा लेते हैं कि हमने खेत में डाल दिया, मगर उसका जो फायदा है एक्चुअल में वो नहीं मिल पाता। तो मतलब अभी जो खाद बनाए, अभी खाद बनाने का समय है, डालने का समय काम नहीं। करें। जैसे कि आप सबसे अच्छा समय अभी बायोगैस का है। बायोगैस जो है आप उसको बनाएंगे तो निश्चित रूप से जी उसकी सैलरी भी मिलेगी। डॉक्टर साहब खंडवा चलते हैं, खंडवा के सुरेश जी हमसे जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। स्वागत सुरेश जी, जल्दी से आप अपना प्रश्न कर लें। सर, ये नरवाई को मिट्टी में मिलाने के बाद ये अगली फसल में गर्मी तो नहीं करेगा, मतलब पीला तो नहीं करेगा ना फसल को, अगली फसल को? जी जी, देखिए दो चीज़ है। एक तो आपकी जो हार्वेस्टर से कटाई होती है तो उसमें नरवाई बहुत रहती है ना, तो उसके लिए जो है आप भूसा भी बनाने के लिए जो है रीपर कंबाइंडर जो आ गया है, हम उसको जो भूसा बनाने वाली मशीन है उससे भी जो भूसा बना सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गर्मी तो नहीं जाएगी डॉक्टर साहब? हाँ, उससे इससे गर्मी नहीं हो, गर्मी उससे होती है जहाँ अपन थ्रेशर से जब भूसा निकालते हैं, अगर वो बारीक भूसा अगर इकट्ठा हो जाता तो उसमें जो है गर्मी होती है, तो उसमें जरूर आने वाली फसल के जो है पौधे पीले पड़ जाते हैं। और सीधी बात है, उतनी तो नहीं होगी जितना कि जलाने से होगी, जितना आपके जलाने से होगी उतना तो होना ही नहीं है, और भूमि की संरचना बढ़ेगी, भूमि की संरचना अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, बहुत खास बात जो आप कहना चाहें किसान भाइयों से? मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी समय हमें सिर्फ जल संवर्धन को बनाने के लिए जो पानी को रोकना है। देखिए कुदरत ने हमको, अब ये सुनिए कि 4 गुना पानी हमको आवश्यकता से अधिक पानी मिलता है, फिर भी हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो पानी को बचाना है, जमीन के अंदर बिठाना है, जिससे कि भूमि का जल स्तर बढ़े, और जल संरचना इसके लिए हमें बनाना होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसान भाइयों, इसी संदेश के साथ हम आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।